Hello and welcome to Legal Lens. As you visualized in pin, today I talk about contract, its means, proposal, definitions, condition and types according to the Indian Contract Act 1872. First of all, we understand what is contract according to Indian Contract Act 1872. According to Section 2H of the above Act, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात प्रत्येक करार संविदा है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है धारा 2 के अनुसार। वे करार मतलब एग्रीमेंट होता है, विधि द्वारा परिवर्तनीय होगा जो निम्नलिखित आवश्यक तत्व रखते हैं। मीन्स गिवन बिलो आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड एग्रीमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज़ सक्षम व्यक्ति, मीन्स कैपेबल पर्सन। अब इसमें पर्सन्स कौन होगा? पर्सन मीन्स नेचुरल और जुरिस्टिक दोनों पर्सन आते हैं, बोथ। जितनी भी कंपनी है उनकी ट्रांजैक्शन है, जितनी भी कंपनी ट्रांजैक्शन है जुरिस्टिक पर्सन है। संविदा के लिए कॉन्ट्रैक्ट गर्भस्थ व्यक्ति सक्षम नहीं है, मतलब जो वूम में है वो मदर्स वोम में है वो संविदा के लिए कैपेबल नहीं है। दूसरा विधिपूर्ण प्रतिफल, लॉफुल कंसिडरेशन। तीसरा है स्वतंत्र सम्मति होना चाहिए एक करार के लिए, और उसका इंटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी बताना पड़ेगा, संविदा का आशय भी बताना पड़ेगा जो करार के लिए महत्वपूर्ण तत्व है और जो विधि में शून्य घोषित नहीं है। इन दो परिधि में संविदा अधिनियम लागू नहीं होता है। कौन से किसमें? इन दिस बिलो सर्कमस्टेंसेस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल। नेचुरल एंड प्योर अफेक्शन नॉट एनफोर्सेबल। पारिवारिक और सामाजिक में संविदा को एनफोर्स करेंगे तो खतरनाक होगा। दूसरा, लिविंग रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेगा क्योंकि एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं होता है धारा 14 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब संविदा के प्रकार पढ़ेंगे। विधिमान संविदा 2H के अनुसार ऐसे करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हैं विधिमान संविदा कहलाएंगे। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, शून्यकरणीय संविदा। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 मीन्स 2I ऐसी संविदाएं जो एक पक्षकार के विकल्प पर परिवर्तनीय है दूसरे पक्षकार द्वारा नहीं, तो ये कहलाती हैं शून्यकरणीय संविदा कहलाएंगी। सामान्यतः शून्यकरणीय संविदा विधिमान्य और शून्य संविदाओं के बीच निहित है। धारा 64 ऑफ द भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शून्यकरणीय संविदा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अग्रिम लाभ अर्नेस्ट मनी और एडवांस दिया है तो उसे वापस प्राप्त करने का अधिकार होगा। कौन सी संविदाएं शून्यकरणीय बताई गई हैं? तो इसमें बताई हैं सेक्शन 19, सेक्शन 19A, सेक्शन 55 इत्यादि संविदाएं शून्यकरणीय हैं। तीसरा है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी है इसी एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की 2G। वे करार को कहते हैं एग्रीमेंट, शून्य है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यदि कोई शून्य करार कोई संपार्श्विक कोलेटरल हिस्सा रखता है और यह संपार्श्विक हिस्सा विधिमान्य है तो परिवर्तनीय हो सकता है यदि मुख्य भाग से आसानी से अलग हो सकता है। चौथा है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इल्लीगल एग्रीमेंट, अवैध करार। इल्लीगल एग्रीमेंट वह करार हैं जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है
प्रायः अवैध करार लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी और नैतिकता के विरुद्ध, अगेंस्ट मॉरलिटी होता है। अवैध करार इल्लीगल एग्रीमेंट उसका संपार्श्विक हिस्सा परिवर्तनीय नहीं होगा, भले ही विधिपूर्ण क्यों ना हो। तो मतलब वॉइड एग्रीमेंट और इल्लीगल एग्रीमेंट में यह है कि अगर उसका संपार्श्विक हिस्सा विधिमान है और आसानी से अलग हो सकता है तो वो परिवर्तनीय हो जाता है। लेकिन इल्लीगल एग्रीमेंट में क्या होगा, भले ही वो भले ही उसका करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो उसका ऊपर से इल्लीगल है, तो भले ही ये विधिपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन इसका संपार्श्विक हिस्सा परिवर्तनीय नहीं होगा। 5वां है शून्य संविदा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है? अकॉर्डिंग टू 2J ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहती है, या इसके अनुसार ऐसी संविदाएं जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं हैं शून्य हो जाती हैं। मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ये वॉइड एब इनिशियो होती हैं जब तक वे परिवर्तनीय एनफोर्सेबल नहीं रह जाती हैं। पश्चातवर्ती परिस्थितियाँ संविदा मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को शून्य बना सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कौन कौन सी करार शून्य हैं? फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड। निम्नलिखित करार शून्य भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार हैं, बताए गए हैं। धारा 23 से धारा 30 तक, धारा 36, धारा 56 एक्सेट्रा। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। व्हाट इज़ प्रपोजल? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, प्रस्थापना, जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करने या करने से प्रवृत्त रहने के लिए अपनी रजामंदी किसी अन्य व्यक्ति को इस उद्देश्य से संज्ञापित करता है, ऐसे कार्य या प्रवृत्त के प्रति अपनी अनुमति अभिप्राप्त करेगा तो ये प्रस्थापना है। प्रस्थापना के लिए आवश्यक तत्व हैं निम्नलिखित। पहला है व्यक्ति। प्रस्थापना के लिए कम से कम 2 व्यक्ति आवश्यक हैं। यह कौन से हो सकते हैं? प्राकृतिक या विधिक हो सकता है, अर्थात 2 व्यक्ति चाहिए। हमेशा दूसरे व्यक्ति से होगा, स्वयं से प्रस्थापना नहीं होगा। व्यक्ति का अर्थ है जो विधि में पूर्ण व्यक्तित्व प्राप्त कर ले। धारा 14 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में हिंदू लॉ में 6 माह का गर्भस्थ शिशु कंपनी जब तक वह इनकॉर्पोरेशन निगमित नहीं होगा विधिक व्यक्तित्व धारण नहीं करेगा। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1872 में 1 दिन का हो गर्भस्थ शिशु को बालक को लीगल पर्सनैलिटी और हिंदू सक्सेशन एक्ट 6 माह का गर्भ, इन दोनों परिस्थितियों में व्यक्ति संदर्भित है। इसमें कैसे होगा? इसके लिए पूर्विक हित प्रायर इंटरेस्ट रजित क्रिएटेड करना होगा। डायरेक्ट वूम चाइल्ड को नहीं मिलेगा, मीन्स ट्रस्टी बनाना पड़ेगा पहले जब तक बालक वयस्क ना हो जाए। दूसरा प्रपोजल के लिए आवश्यक तत्व है प्रस्तावना की संसूचना आवश्यक है। प्रस्तावना की संसूचना का अर्थ है कि यह प्रतिग्रहीता के ज्ञान में आ जाए। इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टी। इसका केस के माध्यम से समझाती हूँ। थॉमसन बनाम LS रेलवे कंपनी के वाद में टिकट के पीछे कुछ शर्तें लिखी थीं, परंतु मुख्य पृष्ठ पर निर्देश नहीं था। न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना की संसूचना पूर्ण नहीं हुई। एक और उदाहरण से आप समझाती हूँ। इन कॉमन लाइफ साइकिल स्टैंड पर साइकिल वाला एक पर्ची देता है, इसमें PTO लिखा रहता है, प्लीज़ टर्न ओवर लिखा रहता है। अगर वो खो गई तो जिम्मेदार नहीं होगा साइकिल स्टैंड वाला साइकिल का। तीसरा है प्रपोजल का आवश्यक तत्व है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू 2A ऑफ दिस एक्ट, ऑब्जेक्ट उद्देश्य, जिसे उद्देश्य कहते हैं। वी प्रपोजल वुड बी lawful and it must be
certain. In this section, proposer proposed to acceptor for his assent about the proposal. अर्थात संविदा का विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। संविदा का उद्देश्य ऑब्जेक्ट निश्चित होना चाहिए। धारा 2 का के अनुसार प्रस्तावक प्रतिग्रहिता की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही प्रस्तावना करता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट ही है एक तरीके का प्रपोजल, एक्सेप्टेंसी का, एसेंट एक्सेप्ट करने के लिए। चौथा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है प्रपोजल का इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, विधिक संबंध सर्जित करने का आशय। प्रस्तावना और प्रतिग्रहण संविदा का विधिक अव्यय है, अतः प्रस्तावक और प्रतिग्रहिता का विधिक संबंध सर्जित करने का आशय होना चाहिए। इसके केस के माध्यम से समझाती हूँ। बनवारी लाल बनाम सुदर्शन दयाल के वाद में एक भूस्वामी ने अपने भूखंडों को बेचने के लिए लाउड स्पीकर से प्रचार किया, जिसमें यह भी सुविधा उपलब्ध थी क्रेताओं को निःशुल्क धर्मशाला की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए भूमि आरक्षित थी, जिसमें उसने उसको भी बाद में बेच दिया। प्रतिवादी क्रेता ने संविदा भंग का वाद लाया, मीन्स सूट फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। न्यायालय का यह कथन था कि लाउड स्पीकर था संविदा का परंपरागत माध्यम नहीं है, यह केवल प्रचार का तरीका था। प्रतिवादी विधिक संबंध सृजित करने का आशय नहीं था। इसमें यह नोट करने की बात है इस केस के माध्यम से लाउड स्पीकर से प्रस्ताव नहीं, यह प्रस्ताव का आमंत्रण संदर्भित होगा, मीन्स प्रपोजल फॉर इनविटेशन। एक और केस है इसी परिप्रेक्ष्य में, विक्स बनाम टरबाइल्ड का। इस केस में क्या किया, एक पिता ने समूह में ये घोषणा की कि जो उसकी पुत्री से उसकी मर्जी से विवाह करेगा उसे 100 पाउंड देगा। वादी ने ऐसा किया और उसे 100 पाउंड दिया। न्यायालय ने कहा कि यह बाध्यकारी संविदा नहीं है। पक्षकारों का आशय संविदा का सृजन करना नहीं था। इसमें इसे नोट करने की बात यह है कि ऐसे ही बोलने से संविदा नहीं होती जब तक गंभीरता ना हो करने की, मीन्स सीरियसनेस इज नेसेसरी टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड केस है वेलफेयर बनाम वेलफेयर के केस में। पति ने पत्नी को वचन दिया कि वह उसे 200 पाउंड हर महीने भेजेगा। बाद में उसने मना कर दिया। पत्नी ने इसके लिए वाद संस्थित किया। न्यायालय ने यह कहा कि यहाँ पक्षकारों के बीच व्यक्तिगत संबंध है, अतः बाध्यकारी विधिक संबंध स्थापित नहीं हुआ। चौथा इसी केस है, इसी का इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट का चौथा है जॉन्स बनाम पैडविंटन के वाद में। न्यायालय ने कहा कि पारिवारिक संबंधों में संविदा लागू नहीं किया जा सकता है, इसलिए पुत्री माँ के विरुद्ध संविदात्मक दायित्व कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी से बाध्य नहीं होगी, अर्थात फैमिली मैटर में कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई करना ठीक नहीं होगा। पांचवा है प्रस्तावना निश्चित होनी चाहिए, प्रपोजल मस्ट बी सर्टेन। प्रस्तावना निश्चित होना चाहिए, इसे हमेशा असंदिग्धता और परिभाषित होना चाहिए। यदि प्रस्तावना अनिश्चित है तो यह प्रवर्तनीय नहीं होगा। धारा 29 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार अनिश्चित संविदाएं शून्य होती हैं। उदाहरण स्वरूप ए ने बी को अपना घोड़ा बेचने का प्रस्तावना किया 1000 या 1500 में, यह अनिश्चित है। धारा 96 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट की बात करता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रपोजल, प्रस्तावना के प्रकार। पहला है डायरेक्ट और इम्प्लाइड। डायरेक्ट और इम्प्लाइड को हम बोल सकते हैं एक्सप्रेस और कंस्ट्रक्टिव भी बोल सकते हैं। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष या विवक्षित संविदा।
प्रत्यक्ष या विवक्षित संविदा। डायरेक्ट को हम डायरेक्ट मीन्स अभिव्यक्त और इम्प्लाइड मतलब विवक्षित। जब कोई व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को प्रत्यक्ष माध्यमों से प्रस्थापना करता है तो यह प्रत्यक्ष प्रस्थापना कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रपोजल। जब हम पब्लिक में जर्नल में है तो ये डायरेक्ट प्रपोजल होगा। विवक्षित संविदा का अभिप्राय है जो परिस्थितियों के अधीन हो अथवा जो तथ्य या परिस्थितियों से दर्शित होता है। उदाहरण के लिए जब हम टैक्सी सर्विस यूज़ किया, सेवा के बदले दाम देना पड़ेगा। सेक्शन 70 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेट्यूअस एक्ट की बात की जाती है। जैसे फायर ब्रिगेड आया घर में आपकी आग बुझाने के लिए, तो आप उसको आपने सेवा ली उससे, तो आपको उसका दाम देना पड़ेगा। इट इज़ लाइक ए क्वांटम मेरिट, जितना काम उतना दाम देना पड़ेगा। इसका केस है एप्ट्रॉन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावेल का केस है। इस वाद में क्या हुआ, एप्ट्रॉन पुलिस प्रतिवादी के क्षेत्र में था परंतु एप्ट्रॉन फायर नहीं। उसने एप्ट्रॉन फायर सुविधा का प्रयोग किया। न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी सुविधा शुल्क देने के लिए बाध्य है, यानी एप्ट्रॉन पुलिस सेवा जैसा एप्ट्रॉन फायर लिया तो दाम देना पड़ेगा। प्रपोजल का दूसरा प्रकार है स्पेसिफिक एंड जनरल प्रपोजल। विशिष्ट या सामान्य प्रस्थापना। विशिष्ट प्रस्थापना का अर्थ है कि व्यक्ति जब विनिर्दिष्ट व्यक्ति या विनिर्दिष्ट व्यक्ति के समूह को प्रस्थापना करता है तो यह विनिर्दिष्ट प्रस्थापना कहलाता है। नोट, विशिष्ट या विनिर्दिष्ट प्रस्थापना एक ही है। स्पेसिफिक और पर्टिकुलर प्रपोजल आर द सेम। टेंडर, जिसे नीलामी कहते हैं, डायरेक्ट प्रपोजल है परंतु यह जनरल प्रपोजल है, सामान्य प्रस्थापना है। इसमें क्या कहते हैं, नोटिस नेसेसरी है। स्पेसिफिक प्रपोजल में नोटिस इज गिवन मैंडेटरी। सामान्य प्रस्थापना जनरल प्रपोजल जन समूहों को किया जाता है परंतु स्वीकृति किसी एक व्यक्ति द्वारा होता है जो प्रस्थापक की शर्तों का पालन करता है। जब पब्लिक में जनरल प्रपोजल में है तो डायरेक्ट होगा। इसमें क्या होता है, सामान्य प्रस्थापना जनरल प्रपोजल में नोटिस नेसेसरी नहीं है। जनरल प्रपोजल में नोटिस आर नॉट नेसेसरी टू गिव। इसका उदाहरण है कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। लॉर्ड जस्टिस लॉर्ड बोवन हेल्ड डाउन इन जनरल contract a notice of acceptance is not necessary and proposal is accepted by that person who firstly fulfill the terms and condition of the proposal। अर्थात जनरल प्रपोजल में न्यायाधीश बोवन ने कहा कि सामान्य प्रस्थापना में प्रतिग्रहण की सूचना देना आवश्यक नहीं है। प्रस्थापना का प्रतिग्रहण उसी व्यक्ति के साथ हो जाता है जो प्रस्थापना की शर्तों को पूरा करता है। एक और अन्य केस है स्पेसिफिक प्रपोजल का। हरचरण लाल बनाम हरभजन लाल के वाद में एक पिता ने विज्ञप्ति प्रकाशित की कि उसके बेटे को खोजने वाले को 500 रुपये पुरस्कार देना। एक पुलिस वाले ने उसके बेटे के बारे में सूचना दिया। न्यायालय ने यह सामान्य प्रस्थापना है, अतः प्रतिवादी पुरस्कार देने के लिए बाध्य है। दूसरा केस है स्पेसिफिक प्रपोजल का, लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त के वाद का, जिसमें प्रतिवादी का भतीजा खो गया था। उसने मुनीम को खोजने के लिए भेजा और उसके बाद यह सूचना निकाली कि जो उसका भतीजा खोज कर लाएगा वह उसे 100 रुपये इनाम देगा। मुनीम भतीजा खोज कर लाया, तब उसको इसकी जानकारी हुई। न्यायालय ने कहा यह सामान्य प्रस्थापना है परंतु प्रस्थापना की अनुपस्थिति में स्वीकृति एक्सेप्टेंस नहीं किया जा सकता। मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रपोजल है, एब्सेंस ऑफ प्रपोजल नॉलेज नहीं है तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा प्रपोजल का। तीसरा है
स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर और प्रपोजल। टाइप्स ऑफ प्रपोजल का तीसरा प्रकार है जिसको कहते हैं स्थायी या चलत प्रस्तावना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ओपन प्रपोजल। स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर और प्रपोजल को ओपन प्रपोजल भी कहते हैं। जब प्रस्तावना एक निश्चित अवधि के लिए खोला जाता है तो इस अवधि में कभी प्रस्तावना प्रपोजल स्वीकार किया जाता है तो वह चलत प्रस्तावना कंटिन्यूइंग प्रपोजल कहा जाता है। जैसे टेंडर, नोटिस इत्यादि। ए ने बी को प्रस्ताव दिया कि अगले 1 साल तक 10 टन चावल 100 रुपये टन पर बेचेगा। स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग प्रपोजल का एक और केस है लिली वाइट वर्सेस मनुस्वामी। यह भी स्टैंडिंग ऑन ओपन प्रपोजल का उदाहरण है। इसमें संविदा के एक मानक प्रारूप उल्लेखित होता है। युक्तियुक्त सूचना तथा ये संविदाएं लोकनीति के अनुकूल होनी चाहिए। क्रॉस प्रपोजल या प्रतिच्छेदित स्थापना। टाइप्स ऑफ प्रपोजल का चौथा प्रकार है क्रॉस प्रपोजल या प्रतिच्छेदित प्रस्तावना। जब दो व्यक्ति एक ही समय एक ही विषय पर एक दूसरे से प्रस्तावना करते हैं तो यह क्रॉस या प्रतिच्छेदित प्रस्तावना कहा जाएगा। यह प्रायः डाक मामलों में प्रयोग किया जाएगा। आपने ही डाक में डाला, उसने भी उसी दिन डाक में डाला। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रतिच्छेदित प्रस्तावना हो सकता है, लेकिन इसमें टेलीफोन से क्रॉस संविदा ना होगा क्योंकि वो एक साथ नहीं बोला जा सकता। उदाहरण के लिए ए ने बी को प्रस्ताव किया कि वह अपना कार 5 लाख में बेचे का प्रस्ताव किया। बी ने उसका कार 5 लाख में खरीदने का प्रस्ताव किया। यह क्रॉस या प्रतिच्छेदित प्रस्तावना कहा जाता है। टाइप्स ऑफ प्रपोजल का 5वां प्रकार है प्रतिस्थापना, काउंटर प्रपोजल। अब इसको कैसे समझेंगे हम? धारा 7 ऑफ द भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार प्रतिग्रहण अत्यांतिक, एब्सोल्यूट और अशर्त, मतलब एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होना चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। यदि प्रतिग्रहण में कोई शर्त लगाया जाता है तो यह प्रतिग्रहण न होकर प्रतिस्थापना हो जाता है। इफ इट ऐड इन एनी कंडीशन इट कन्वर्ट इनटू काउंटर प्रपोजल। इसका उदाहरण से हम समझेंगे हार्वे वर्सेस फैंसी के वाद में प्रस्तावक ने अपना बम्पर हॉल पेन नामक भूमि बेचने का प्रस्ताव किया। प्रतिग्रहीता ने उसकी कीमत कम बताई। यह प्रतिग्रहण न होकर प्रतिस्थापना था। नोट, इसमें नोट करने की बात है कि ग्राहक को कस्टमर का जो हम मोल तोल करते हैं वो भी प्रतिस्थापना में शामिल है। प्रपोजल, प्रस्तावना, काम करना या ना करना, यह 2A परिभाषा के अनुसार प्रपोजल मैनर बताया है। मतलब इस 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो डेफिनेशन बताती है वो प्रपोजल के तरीके के बारे में बताती है। मैनर टू परफॉर्म, प्रस्तावना अनुसार प्रस्तावक मैनर के अनुसार स्वीकृति होगी। अलग करना प्रतिग्रहण न होगा, मतलब शर्तों के अनुसार कर दोगे तो प्रतिग्रहण एक्सेप्टेंस हो जाएगा। जैसे प्रपोजल में दिया, अन्यथा शून्य करनी, अवॉइडेबल होगा। प्रपोजल एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस एज एंसन कोट, acceptance is to an offer what lighted match is to train of gunpowder. It means that once an offer is accepted, it create an instant irreversible agreement that cannot be undone. अर्थात स्वीकृति प्रस्ताव, प्रपोजल और ऑफर के लिए वही है जो बारूद की ट्रेन ढेर के लिए जलती हुई माचिस है।